जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, मल्टीपल लोन्स लेकर परेशान हो गए हो और अब उसकी ईएमआई नहीं दी जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है या फिर क्या करा जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिनका अभी नहीं हुआ है, जो कि अभी या तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर वो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि पहले से देखते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ना बहुत खास इन्फॉर्मेशंस लाया हूँ, ठीक है। और कैसे कैसे टैकल करा जाता है आज के वीडियो में ना, मैं आप लोगों को मेंटली ज़्यादा स्टेबल होने के बारे में बताऊंगा। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, या फिर मेरे माइंड से ना ये चीज़ें जाती नहीं है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे को इतनी टेंशन होती है, समझ में नहीं आता कि क्या करा जाएगा। या फिर मल्टीपल लोन्स हो गए, मैंने ये गलती कर दी, मेरे को ये दिक्कत हो गई, मैं कहीं मतलब कहीं पर पैसा हार गया, या फिर कहीं पर मेरा बिजनेस लॉस हो गया, कहीं मेरा कोई पैसा लेके भाग गया। ऐसे कई सारे लोग होंगे, आप लोगों ने किसी की मदद करी होगी, उसको पैसा दिया होगा, लेकिन अब वहाँ से आपको पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए। जो मल्टीपल लोन्स का जाल है ना, एक सिंगल लोन, दो चार लोन किसी के ऊपर होते हैं तो उसको उतनी खास प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उसको टैकल कर लेगा। जैसे मान लो अगर आपकी ईएमआई है, सब सपोज करता 3 लोन है, ठीक है। और अगर आप वो 3 लोन चला रहे हो और उसकी ईएमआई 10-15 हज़ार बन रही है, तो आप शायद कर भी दोगे कहीं ना कहीं से। बट इसी की जगह अगर आपके ऊपर 5 लोन या 10 लोन हो जाए, 10 कार्ड हो जाए, तो आप कैसे पेमेंट कर पाओगे। तब आप अपने आप को एक क्रिमिनल समझने लगते हो। आप लोगों को अपने आप को क्रिमिनल समझने की पहली बात तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी आपकी गलती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आपने लोन नहीं लिया। या फिर कई लोग बोलते हैं ना कि आप ये समझो कि आपने लोन नहीं लिया। नहीं, लोन लिया है आपने, आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती थी कि आपको भरा जाए। लेकिन जब पैसे ही नहीं है, जब आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपकी वो ज़िम्मेदारी भी हट गई है। क्योंकि जब पैसे नहीं है तो आप पैसे नहीं दे सकते, सिंपल सीधी सी बात है। कई लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से ट्राई करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, थोड़ी पेमेंट करो। नहीं, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहली बात कि अब मैं पेमेंट नहीं कर सकता, अब मेरे को यहीं पर एक चीज़ रोकनी पड़ेगी। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, क्लाइंट थे, मतलब उनकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो जब ये 2025 स्टार्ट हुआ था, तो मेरे फरवरी में उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कॉल बुक करा था हमसे। और उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे ऊपर कुछ 38 लाख रुपए तक का हो चुका है, क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह मिला के। तो मैंने उन्हें तुरंत रूप से बताया कि आपको अब यहीं पर रुक जाना चाहिए, ना तो कोई नया लोन लेना चाहिए, ना इसको भरने की ट्राई करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको यहीं पर से आगे चला डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है। बट वही है कि आदमी सोचता है कि यार फैमिली वालों को क्या बोलूँगा, ये क्या करूँगा, वो क्या करूँगा, फलाना-ढिमकाना। उन्होंने क्या करा, लमसम 5-6 महीने किस्तें भरी। जी हाँ, कहीं से उधार लेके, अपने कुछ रिश्तेदारों से माँगा, सब कुछ करा। अब हुआ क्या, अब जब 4-5 महीने तो लमसम उनका चले गया, बट अब उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि भाई साहब उन पे इतने पैसे भी नहीं हो रहे थे कि वो रेंट टाइम पे दे दें या बिजली का बिल टाइम पे दे दें। जेनुइनली आपको बता, ये दिक्कत क्यों आई? क्योंकि जब एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर होता है ना, वो ट्राई करता है, एंड तक ट्राई करता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें, कई लोग क्या ट्राई करते हैं, जैसे सपोज़ करो कि आपके ऊपर 10 लाख का लोन है सब जोड़-जाड़ के, ठीक है? आपके 4-4 लाख के 2 लोन तो बहुत बड़े हैं, ठीक है? बड़े-बड़े बैंकों से। बट एक लोन है छोटा 2 लाख रुपए का, जिसकी ईएमआई आई गेस जाती होगी 10,000 रुपए, ओके, या 6,000 5,000 जो मानना है आपको, मान लो। आप ट्राई करोगे कि मैं इसको चला लेता हूँ, इसकी पेमेंट कर देता हूँ। मैं ये 2 लोन डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, इसकी पेमेंट कर दूँगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा उसकी पेमेंट करके? आप मुझे एक बात बताइए, आपको कोई बेनिफिट अगर मिले, 1% भी बेनिफिट मिल रहा हो, आपके सिविल में, कई आप लोग सिविल का सोच के करते हो ना कि ये 2 डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, इससे सिविल बना रहेगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप 10 लोन है आपके ऊपर, अगर आप उनमें से एक भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हो ना, तो भी आपका सिविल गिरेगा। सिविल कुछ नहीं है, सिविल आज के टाइम पे भ्रम है। जेनुइनली बता रहा हूँ, सिविल भ्रम है और कुछ नहीं है। सिविल हर 3 साल में अपने आप भी चेंज हो जाता है। जिन बंदों ने प्रॉपर खा रखा होगा, डिफ़ॉल्ट कर रखा होगा, आगे चल के सेटलमेंट कर रखी होगी, उनका भी सिविल 3 साल बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करोगे तब भी। और अगर आप सही तरीके से आगे यूज़ करोगे तो 1.5-2 साल में दोबारा सिविल ठीक हो जाएगा, समझे? तो सिविल की टेंशन तो आप लोग हटा दो और ये सोचना छोड़ दो कि मेरे 10 लोन है तो एक काम करता हूँ, 2 चला लेता हूँ, 8 नहीं चलाता हूँ। कुछ नहीं होगा। आप वो सोच रहे होगे कि यार मैं 2 का भर के कुछ मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जेब को नुकसान ही होगा। आपको वो पैसे बचाने चाहिए ताकि आगे चल के कोई लीगल में आपको प्रॉब्लम हुई या फिर कहीं और प्रॉब्लम हुई, तो आप वहाँ पर वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने घर खर्च के हिसाब से चलो। बिल्कुल ही कंगाल नहीं रहना चाहिए इंसान को, मैं इतना कहूँगा, ठीक है?
कि आप सोच रहे हो कि भाई साहब मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, घर का खर्चा नहीं देखता हूँ, 10,000 रुपये की किस्त भर देता हूँ, ऐसा ही नहीं है। आपकी जब आपको ये लगने लगे कि भाई साहब अब शायद ईएमआई भरने में दिक्कत होने लगी या फिर ईएमआई नहीं भरी जाएगी अगले महीने से, तो आप अपनी फाइनेंशियल डेट अपने आप ही वहाँ पर कर दो। जेनुअनली आप अपने लोन्स की फाइनेंशियल डेट अपने आप ही कर दो, बैंक को मौका ही मत दो। आपको होगा कुछ नहीं, लीगल कार्रवाई का डर है, अनसिक्योर लोन के अंदर कुछ खास लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है, ज़्यादा आपको नोटिस भेजे जाएंगे, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, चेक बाउंस, इन नोटिस का कुछ खास वो परिणाम नहीं होता। आप इन नोटिस के रिप्लाई भेजोगे, इन नोटिस के रिप्लाई दोगे, बैंक भी समझदार है, उसको भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है आपको परेशान करके। दरअसल होता क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे आपको कॉल्स वगैरह आता है, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर जो बैंक है वो इतना परेशान क्यों करता है, या एनबीएफसी इतना परेशान क्यों करती है। कोई एनबीएफसी या कोई बैंक खुद से परेशान नहीं कर रहा आपको। ये जो एनबीएफसी हैं, ये जो बैंक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है ना, ये एक प्राइवेट बोल लो या फिर पब्लिक कंपनी है, सॉरी, ठीक। ये एक पब्लिक कंपनी है, इसमें इनके शेयर होल्डर्स भी हैं, इनके डिपॉजिटर्स भी हैं, ठीक है। इनको इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दे रखा कि आपको परेशान करा जाए रिकवरी वालों के द्वारा। परेशान कौन करता है, यहाँ पर बैठे लोग करते हैं। जो रिकवरी एजेंट का टीएल होगा वो टीएल पहले तो ऐसा होगा, जैसे एक बैंक ने एक एजेंसी ओनर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई साहब इतने मेरे पास 1000 केसेस हैं, ये 1000 केसेस आप ले लो, इनकी रिकवरी आपको करनी है, सही तरीके से करनी है, पूरी रूल बुक भेजी जाती है बैंक के द्वारा। मैं आपको बता देता हूँ, बैंक के द्वारा पूरी रूल बुक भेजी जाती है। बैंक कब ये चीज़ें टॉलरेट नहीं करता, जेनुअनली बता रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पर होगा क्या कि सारी रूल बुक हो गई, सब कुछ हो गई। अब जो एजेंसी ओनर है वो डंडा करेगा टीएल को। टीएल डंडा पहले मैनेजर को करा जाता, कई जगह मैनेजर नहीं होते, लोग रखते ही नहीं है, ठीक है। अगर मैनेजर होगा तो मैनेजर को डंडा करा जाएगा, मैनेजर टीएल को डंडा करेगा, टीएल रिकवरी एजेंट को डंडा करेगा, और वो आपको परेशान करेगा। तो अब इसको रोकने का सही तरीका क्या है। अब अगर आप जो रिकवरी एजेंट है उसको बोलोगे, वो आगे बोलेगा कि भाई साहब ये पेमेंट नहीं कर रहा टीएल से, टीएल उसके फिर डंडा करेगा कि भाई तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, तेरी पेमेंट टाइम पे नहीं दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो फिर रिकवरी वाला परेशान करेगा। अब इसको सोल्यूशन क्या है, आपका सोल्यूशन ये है कि आप जो मेन ओनर है, ठीक है, उसका गला पकड़ो, एजेंसी ओनर का गला पकड़ो। एजेंसी ओनर का गला कैसे पकड़ा जा सकता है। अब आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं भाई एजेंसी ओनर है कौन, या एजेंसी किसके नाम पे रजिस्टर है, मुझे नहीं पता। और अगर पता भी चल जाएगा तो मैं सही है तो बोल नहीं सकता कि भाई रिकवरी वाले मत भेज, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में आपको क्या करना है, आपको आरबीआई का ही सहारा लेना है। आप बैंक को कंप्लेंट करते हो, बैंक की कंप्लेंट एजेंसी ओनर के पास जाती है, एजेंसी ओनर मैनेजर को भेज देता है, मैनेजर ने ही रिकवरी वाला भेजा है, वो कुछ करने का नहीं है, ठीक। या फिर कई बैंक अच्छे होते हैं, जैसे एक दो बैंक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी बैंक 100% बुरा नहीं होता, जेनुअनली कह रहा हूँ। अगर 90% बुरा है तो 10% केसेस में उस बैंक ने अच्छे काम भी करे होंगे, उसके जो स्टाफ्स वगैरह हैं उन्होंने अच्छे एक्शन भी लिए होंगे अपने रिकवरी वालों पे। और कोई बैंक ना ही पूरा अच्छा होता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, 90% अच्छा बैंक जो है, मैं बुरे बैंक का नाम तो नहीं लूँगा, 90% अच्छा बैंक है वो एक्सिस बैंक है। अगर आप एक्सेस की कंप्लेंट सही तरीके से कर दो, दोबारा आपको कॉल तक नहीं आता है कई बार, समझ रहे हो। विजिट तो बहुत दूर की बात है, कॉल्स भी नहीं आते, तो वो 90% अच्छा है। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरे साथ तो ये हुआ था, मैंने तो फलाना वीडियो देखा था, उसके अंदर तो ऐसा 10% होते हैं, 10% हर इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग होते हैं, लोग खराब होते हैं, इंस्टीट्यूशन कभी खराब नहीं होता, मैं जेन्युइनली कहूँगा, ठीक है। तो आपको आरबीआई को अप्रोच करना है बैंक के बाद 30 डेज के बाद, वहीं से आपकी विजिट्स रुकेंगी, वहीं से आपके कॉल्स रुकेंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट करके देख ली, कुछ ना होता। अरे मेरे भाई दोबारा कर, तो हो सकता है तूने गलती करी हुई कंप्लेंट पे, या हो सकता है तेरी कंप्लेंट किसी वजह से रिजेक्ट हुई होगी। एक ऐसा ही मेरा सब्सक्राइबर था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो वो बेचारा उसने कॉल बुक करी और कॉल बुक करके बोलता है सर आप बहुत वो करते हो, सही में आपने कंप्लेंट वगैरह का बताया था, ये सारी चीज़ मैंने सब कर ली, लेकिन वो परेशान कर रहे हैं अभी भी। तो मैंने बोला यार चलो तुम मुझे बताओ क्या दिक्कत है, मैं देखता हूँ अपनी तरफ से, तुम्हारा केस मैं पर्सनली हैंडल करूँगा। उसने भेजा मेरे को, कह रहा ये आरबीआई मैंने कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, कोई वो एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को ऐसे ही वो कर दिया। तो जब मैंने उसे देखा, मैंने बोला कि अच्छा आपका ये लोन डिफ़ॉल्ट हुआ कब है। तो उसने बोला सर पिछले महीने की 15 तारीख को हुआ है डिफ़ॉल्ट, और जब वो मेरे से बात कर रहा था तब हो रही थी 4 तारीख।
तो अभी उसके डिफ़ॉल्ट को ही 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं, उसने आरबीआई में पहले ही कंप्लेंट डाल दी है। तो वो कंप्लेंट तो क्लोज़ होनी मैंडेटरी है। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग झूठ लिख दोगे ना कि भाई साहब मैंने पिछले महीने की ये डेट डाल दी, वो ले लेगा कंप्लेंट, लेकिन वो बाद में क्लोज़ कर देगा कंप्लेंट को, क्योंकि बाद में जाके चेक होता है। आप यहाँ से जो ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हो वो वहाँ पर हार्ड कॉपी जाती है भाई उनके पास। मेल जाएगा ही जाएगा, एक हार्ड कॉपी बनाई जाती है, एक फाइल बनाई जाती है। आप जो कंप्लेंट कर रहे हो वो एक केस है उनके लिए, बीएलओ के लिए, जो उनका बीओ रहता है उसके लिए केस है वो, समझे। जिसने नहीं करा वो मैं बता दूंगा आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह कैसे होती है, वो सबसे मेन चीज़ रहता है, मेन टॉपिक वही रहता है, ठीक। तो आप सही तरीके से अगर करोगे तो आप पे रिकॉर्डिंग्स भी मांगी जाएंगी, आप पे प्रूफ्स भी मांगे जाएंगे, आपको वो सबमिट भी करना रहेगा। और उसी के बेसिस पे होता क्या है, जब आरबीआई में आप लोग कंप्लेंट डालते हो ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। तो आरबीआई का पैटर्न थोड़ा उल्टा है, अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। आरबीआई बैंक को तो बाद में पकड़ती है, बैंक को मेल बाद में जाएगा आरबीआई के द्वारा, पहले मेल जाएगा एजेंसी ओनर को। वो पता करते हैं कि भाई साहब अगर इससे रिकवरी स्टार्ट है तो रिकवरी कौन सी एजेंसी को आपने दिया है, हम उस एजेंसी को भी मेल करेंगे। क्योंकि जब एंड में पकड़े जाते हैं तो एजेंसी ओनर का ही गला पकड़ा जाता है, पेनल्टी वगैरह वही भरता है अपनी जेब से। 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक मैंने जो हाईएस्ट पेनल्टी देखी है वो 45,000 तक की देखी है, ठीक है, ये रिकवरी के केसेस में। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये हाथ में पैसा मिलता है, हाथ में नहीं मिलता। आपका जो लोन रहेगा ना उसमें से कट जाएगा वो। जैसे मान लो आपका 1 लाख रुपए का लोन है, फिर 1 लाख रुपए का कार्ड है, तो उसमें से अगर मान लो आपको 20,000 रुपये की कंपनसेशन मिली है तो आपका वो कट के फिर 80 रह जाएगा, ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो। अब आप लोग बोलोगे सर हाथ पे क्यों नहीं देता, तो भाई ऐसा है कि वो भी पैसा ही एक तरीके से, जो उन्होंने कार्ड पे या फिर लोन पे वो भी पैसा तो उससे काट लेते हैं, वो उनको भरना पड़ता है। क्योंकि वो एजेंसी ओनर 20,000 रुपये दे रहा है अपनी जेब से, लोन में से कट रहा है, वो बैंक को जा रहा है, बैंक के उसको कैश देना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो एजेंसी ओनर के पास कंप्लेंट जाएगी। एजेंसी ओनर अगर 1 मंथ के अंदर, 30 डेज के अंदर एक एजेंसी पे, इंडिया के अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक एजेंसी पे 3 कंप्लेंट हो जाती है, 3 कंप्लेंट हो जाती है, तो मिनिमम जो सस्पेंशन है ना, मिनिमम वो 3 महीने का है। और हो सकता है कि परमानेंटली भी बंद कर दिया जाए, परमानेंटली भी टर्मिनेट कर दिया जाए, होता है। दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले महीने की जो एजेंसीज वगैरह बंद हुई थी वो आई गेस 14 एजेंसी बंद हुई थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा 14 एजेंसी क्या होंगी, कुछ खास नहीं है मेरे भाई। उन 14 एजेंसीज के पास कम से कम नहीं माने, हम पर एजेंसी पे 1000 केस भी अगर मान लें ना लोन डिफॉल्ट के, तो 14 एजेंसीज का मतलब है 14,000 केसेस में अब बैंक को कोई दूसरी एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी। जब तक एजेंसी नहीं मिलेगी तब तक ना तो उनको सिंगल कॉल जाएगा, ना ही उनको कोई विजिट होगी, ना कुछ होने का, समझे। और ज़रूरी नहीं कि एजेंसी मिल भी जाए। अब वो 14 एजेंसी के अंदर अगर हम लोग पर एजेंसी में 10 बंदे भी मान लें तो 140 लोगों की नौकरी गई। पहले तो एजेंसी ओनर का पूरा काम ठप, बंद, पूरा बंद। उसके लाइसेंस पे दोबारा वो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। वो या किसी और का बनाया कुछ करे तो बात अलग होती है। आरबीआई ने बहुत सख्त रूल कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलती है उनकी चीज़ें, समझ रहे हो। बट हाँ, आपको ये भी देखना है कि आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप कंप्लेंट में ये नहीं कर सकते कि आपके 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं, 10वें दिन में ही आपके घर पर रिकवरी वाला आ गया तो आप ये बोल दो कि भाई 10वें दिन में ही मार दूँ, वो कंप्लेंट क्लोज होगी और कुछ नहीं होने का, समझ रहे हो। हाँ, आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। मैं एक चीज़ की बताना चाहूँगा, आपको थोड़ा गोली देना सीखना पड़ेगा। मैं जनरली बताता हूँ गोली देना क्या होता है। आपको अगर लगे कि रिकवरी वाला आप पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है तो आप ये महीने महीने का टाल सकते हो आगे करके, वरना सबसे बेटर तरीका ये रहता है आप रिकवरी वालों सीधा बोलो कि भाई मल्टीपल लोन्स है, ये मेरे 10 जगह से चल रहे हैं लोन, सेटलमेंट ही करूँगा 6 महीने बाद करूँगा, ठीक है। और तब तक तो कोई पेमेंट की आशा नहीं है, कोई पेमेंट वगैरह कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा तो ये लोग एक गोली आपको देंगे कि एक काम करो, क्रेडिट कार्ड का बिल हम भर देते हैं, ऊपर से 1-2 हज़ार रुपये आएंगे वो तुम भर देना, मैं स्वाइप करके निकाल लूँगा। ये कभी नहीं करवाना, ठीक है। क्योंकि सपोज करो आपका क्रेडिट कार्ड 1-2 चल रहे हैं, उसमें अगर आप ये करवा भी लेते हो तो वो डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगे, आज नहीं तो कल ही आपको फिर परेशान करेंगे पेमेंट के लिए। और आपकी जेब से जो 1,000-2,000 रुपये डेली हर महीने के निकलेंगे ना, उससे आपको बहुत नुकसान पड़ जाएगा, समझे। सेकेंडरी चीज़, लोन्स के अंदर एक गोली ये देते हैं कि मैं आपकी सेटलमेंट अगले महीने करवा दूंगा 10% में या 20% में। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि राइट ऑफ से पहले 20% पे लोन सेटलमेंट होने के चांसेस 5% हैं, सिर्फ 5%। एक आधा बैंक है जैसा IDFC फर्स्ट बैंक है,
वो आपकी सेटलमेंट कर देता है 6 महीने से अगर अंदर होगा तो भी आपका 20% के अंदर सेटलमेंट कर देगा आपकी, ठीक है, लोन की कार्ड की किसी की भी। बट और बैंक इतने जल्दी नहीं करते, क्योंकि राइट ऑफ से पहले पहले बैंक को आस होती है कि ये कुछ ना कुछ पैसा तो देगा, तब तक अकाउंट डेड नहीं हुआ होता है, सीधी सी बात है। कई लोग पूछेंगे राइट ऑफ कितने दिनों के बाद होता है, तो मेरे भाई अगर आपके लोन डिफ़ॉल्ट को 6 से लेकर 9 महीने हो चुके हैं तो उसके बीच में आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। कई बैंक 6 महीने में करते हैं और अब नए रूल्स की वजह से कई बैंक 9 महीने के एंड तक करते हैं, ठीक है। राइट ऑफ हो जाएगा 9वें महीने के एंड में आपका, नॉर्मली मान के चलो, ठीक है। राइट ऑफ के बाद आपका अकाउंट हो गया डेड, अब उसकी सेटलमेंट कौड़ियों के दाम में होगी बिल्कुल ही, ठीक है। ये समझ लो अगर आपका 10 लाख का लोन है तो हो सकता है आपका लाख 1.5 लाख रुपए के अंदर ख़त्म हो जाए, उसके अंदर भी हो सकता है कई बार, ठीक है। तो इतना कोई खास डरने वाली बात नहीं, इतना कोई खास टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बस ये देखना है, ये समझना है कि आप मेंटली टॉर्चर ना हो। इनका कोई रिकवरी के अंदर कुछ खास ही आपका नहीं उखाड़ लेंगे, कुछ आपको परेशान नहीं कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक ना कहावत चलती है रिकवरी के अंदर, रिकवरी वालों के द्वारा ही चलती है, हमने नहीं बनाई है। जैसे जो रिकवरी वाले होते हैं ना, जो छोड़ के चले जाते हैं एजेंसी वगैरह, तो वो अपने रिश्तेदार वगैरह के लोन्स वगैरह करवाते हैं और उनमें एक चीज़ बोलते हैं कि जो रिकवरी वाला है वो आपका बाल तक नहीं उखाड़ पाएगा। और मैं सर के बाल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाना कहाँ के बाल की बात कर रहा हूँ। और जेनुअनली यही चीज़ है कि कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक आपका बाल नहीं उखाड़ पाएगा। अगर सेक्शन 25 वगैरह किसी चीज़ का केस कर भी देता है, पहली बात तो 100 में से 1 2 4 लोगों पे केसेस होते हैं, समझ रहे हो। अगर वो कर भी देता है कोई बात नहीं, न्यायालय की आप मान्यता रखिए, आप बेल, सेम डे बेल ऑफेंस है, बेल लो, खत्म करो कहानी, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। आगे चल के कोर्ट में भी सेटलमेंट होती है, वहाँ पर भी 10 15 20% ही होती है, समझे। आपको ये लग रहा होगा ना कि कोर्ट में जाकर पूरा पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी सेटलमेंट्स होती है, ठीक है। तो डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल ना ले। अगर कुछ परेशानी लगती है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार, जो समझना समझो, कुछ भी नहीं समझना है तो स्ट्रेंजर समझो, ठीक है। एक स्ट्रेंजर हूँ, यहाँ ऊपर नंबर आ रहा है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, हमसे बात कर सकते हो कॉल बुक करके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।